कहानी की शुरुआत होती है एक फ्यूनरल से, जहां हमें दिखाया जाता है के मेडिकल सेंटर का फ्यूनरल पार्लर। यहाँ पर एक रिपोर्टर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, ग्रीटिंग्स, मैं के मेडिकल सेंटर के फ्यूनरल पार्लर से ऑन साइट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जहाँ हम के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट सियोकू किम और उनकी वाइफ लेट जिन हुई सियोल की जॉइंट सेरेमनी के गवाह बन रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि के ग्रुप के चेयरमैन जैपिल किम ने 9 तारीख को हुए एक्सीडेंट की खबर मिलते ही अपने सारे शेड्यूल्स अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए और कंट्री वापस लौट आए। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्होंने पुरानी फ्यूनरल ट्रेडिशंस को मानने का फैसला किया और बच्चों के फ्यूनरल में हिस्सा नहीं लिया। सेरेमनी में के इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रेसिडेंट सियोकवा किम और फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स मौजूद हैं। उनके बीच लेट कपल का बेटा ताइजुन किम सिर्फ 10 साल का होने के बावजूद चीफ मॉर्नर की जिम्मेदारी संभाल रहा है। फ्यूनरल के बाहर मीडिया वाले उन लोग को घेर लेते हैं और सवालों की बारिश कर देते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, क्या आपको लगता है कि ड्राइवर के नींद में कार चलाने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ? दूसरा सवाल करता है, कई लोग शक कर रहे हैं कि काम का बोझ ही उसकी नींद की वजह है, इस पर आपका क्या कहना है? रिपोर्टर्स रुकते नहीं, वो और भी चुभने वाले सवाल करते हैं। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि एक्सीडेंट में सिर्फ ड्राइवर ही बचा? क्या यह सच में एक इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश? साथ ही के इलेक्ट्रॉनिक्स के अगले वारिस को लेकर भी सवाल उठाने लगते हैं। इन सब के बाद तैजुन अपने दादाजी से यानी जैपिल किम के ग्रुप के चेयरमैन के साथ कार में निकल जाता है। बारिश हो रही होती है और तैजुन गुस्से और दुख में अपने दादा से पूछता है, ग्रैंडपा, उस आदमी का क्या हुआ जिसने मॉम और डैड को मारा? क्या उसे मौत की सजा मिली या उम्र कैद? दादा कहते हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन उन दोनों में से कुछ भी होने की उम्मीद कम है। उसे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल की सजा होगी। ये सुन के तैजुन गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है, क्या? क्यों? क्या आपको मेरे पेरेंट्स के लिए बुरा नहीं लग रहा? उस आदमी को जेल में सड़ना चाहिए, हमें उसे सबक सिखाना होगा। आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? दादा कहते हैं, हम ऐसे ही हैं तैजुन, चाहे हम उस ड्राइवर से कितनी भी नफरत करें, हम बदला नहीं ले सकते। चाहे हमारा कितना भी दिल करे कि हम उसे ढूंढ निकाले और तड़पाएं, आखिर में हमें उसे माफ ही करना होगा, क्योंकि यही वो चीज है जो सोशल स्टेटस के साथ आती है। यहाँ चेयरमैन समझा रहे हैं कि बड़े लोग बदला नहीं लेते, बल्कि इमेज बचाने के लिए दिखावे की माफी देते हैं। तैजुन अपने दादा के बातों से बहुत गुस्सा और दुखी होता है। उसकी आंट भी उस कार से उतरने जाती है और बोलती है, जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अभी ये समझना मुश्किल है, पर आगे चलकर तुम इसे समझ जाओगे। तैजुन पहले ही बहुत गुस्से में था और अब ये आखिरी बात काफी था उसका सेल्फ कंट्रोल खोने के लिए। वो कार से उतरकर भागने लगता है और भागते हुए बोल रहा होता है, मुझे इस सोशल स्टेटस की कोई परवाह नहीं है, मैं उस ड्राइवर को कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी आंट उसे रोकते हुए चिल्ला रही होती है तैजुन, पर वो नहीं रुकता। वो बस भाग रहा होता है और रोते हुए अपने मन में बोलता है, कीमती गहने और मुश्किल से मिलने वाली चीजें, इन सब का क्या फायदा? इनमें से कोई भी चीज मेरे पेरेंट्स को वापस नहीं ला सकती। तैजुन भागते हुए एम्प्लॉयज के रहने की जगह तक पहुंच जाता है जहां वो ड्राइवर रहता है। वो थक कर रुक जाता है और बारिश में हांफते हुए बोलता है, धत। और तभी उसे एक लड़की का आवाज आता है जो बोल रही होती है, मेरे डैड वापस कब आएंगे? और वो सामने देखता है एक लेडी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, सोयुन, चलो अंदर जाकर इंतजार करते हैं। वो बोलती है, पर उन्होंने कहा था वो आज जल्दी आएंगे। तैजुन उसे गुस्से से देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, सोयुन, उस ड्राइवर की बेटी जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा, मैं अपना बदला लूंगा। अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक रेस्टोरेंट में शेफ बोल रहा होता है, हमारे साथ फिर से डिनर करने के लिए शुक्रिया, आपका वापस आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और एक लेडी बोलती है, जरूर, मेरे नेफ्यू को यहाँ का खाना बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि आज का दिन भी उतना ही मार्वेलस होगा। शेफ बोलती है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो लेडी और कोई नहीं बल्कि तैजुन की आंट सियोकवा किम है। वो अपने मन में बोल रही होती है, आई होप कि तैजुन को ये जगह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका जेट लैग अब तक खत्म हो गया हो। वो एक टेबल पे बैठकर तैजुन का वेट करने लगती है। तभी वो तैजुन का आवाज़ सुनती है। तैजुन बोलता है, सॉरी आंट, उम्मीद है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा होगा। और अब हम फाइनली तैजुन को देखते हैं जो अब 30 साल का हो चुका होता है और अब के इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्विस सेंटर का डायरेक्टर होता है। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, वो दोनों अब खा रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट बोलती है,
जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम और भी ज़्यादा हैंडसम होते जाते हो। हमें अब जल्दी तुम्हारे लिए एक वाइफ ढूंढनी पड़ेगी। जिससे तैजुन बोलता है, मैं शादी नहीं करने वाला, मैं बस आपकी तरह जीना चाहता हूँ। ये सुन के वो बोलती है, मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं था, मैं बहुत बिजी थी। तुम्हें 1 और साल यूएस में ही रुकना चाहिए था, जैसे तुमने अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया था। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स हेडक्वार्टर में असाइन किया जा सकता था। वो थोड़ा निराश होकर बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने अपने प्यारे पोते को सर्विस सेंटर का ब्रांच डायरेक्टर बना दिया। वो कभी कभी बहुत अजीब हो जाते हैं। तैजुन बोलता है, इट्स ओके आंट, मैंने ही उनसे कहा था कि मैं कोरिया वापस आना चाहता हूँ। जिससे वो पूछती है, तुमने क्यों? तैजुन बोलता है, मुझे खुद के लिए थोड़ी कस्टमर सर्विस चाहिए थी। अब हम के इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ एक एम्प्लॉय एक लेडी से बोल रही होती है, जब आप हमारी पॉलिसीज पढ़ लें तो क्या आप यहाँ साइन कर देंगी? वो लेडी बोलती है, बिल्कुल, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। और तभी वो एम्प्लॉय जल्दी से ड्रॉअर खोलती है कुछ ढूंढते हुए और अपने मन में ही बोलती है, यही मेरा मौका है, जल्दी जल्दी। फिर वो एक कपड़ा निकालती है और उसे अपने चश्मे को साफ करने लगती है। वो एम्प्लॉय और कोई नहीं बल्कि सो उन्हान होती है, उसी ड्राइवर की बेटी जो 27 साल की हो चुकी होती है। वो एक चैन का सांस लेते हुए अपने मन में ही बोलती है, वो गंदे ग्लासेस मुझे बहुत इरिटेट कर रहे थे। तभी वो लेडी बोलती है, मेरा हो गया। सोयुन बोलती है, परफेक्ट, मैं 40 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, तब मिलते हैं। वो लेडी बोलती है, ठीक है, थैंक यू। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। सोयुन के पास एक कस्टमर आता है। वो बोलती है, हाय, आज मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? वो आदमी उसे अपना फ़ोन देते हुए बोलता है, स्क्रीन पे एक क्रैक आ गया है। सोयुन बोलती है, अच्छा, मुझे देखने दीजिए। फ़ोन चेक करते हुए वो अपने मन में ही बोलती है, 1 महीने की अनपेड लीव लेने की कीमत काफ़ी भारी पड़ी। चाहे मेरे पास कितने भी काम क्यों ना हो, मैं अपने कलीग से हेल्प नहीं मांग सकती थी, क्योंकि मैं बिना कुछ बोले ही सारा काम उन पर छोड़ के चली गई थी। और उन्हें ये समझाना भी बहुत मुश्किल था कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, ये सही फैसला था। इस वजह से मैंने किसी की जान बचाई। मेरी लाइफ के 27 सालों तक मुझे इतना बुरा ट्रीट किया गया और मैंने एक दुख भरी जिंदगी जी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जब कुछ कमाल के लोग धूप के किरणों की तरह मेरे लाइफ में आए। मेरा हैंडसम और स्वीट बॉयफ्रेंड हुई युक। फिर हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो बोल रहा होता है, तुम थक गई होगी, चलो कुछ खाने चलते हैं। फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो सोयुन से बोल रही होती है, किमची सच में बहुत अच्छा बना है, अगर तुम्हें और चाहिए तो बताना, मैं ले आऊंगी, हमारे पास बहुत सारी है। फिर सोयुन बात कंटिन्यू करती है जो वो अपने मन में बोल रही थी, और उसकी फैमिली जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, उन्होंने प्यार और अपनेपन से मुझे अंधेरे से बाहर निकाला था और उस चीज़ के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार थी। फिर हमें उसके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके बॉयफ्रेंड की मॉम सोयुन से बोलती है, अरे बेटा, तुम्हें गिफ्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम स्पेशल ट्रीटमेंट बस इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि हमारा बेटा एक लॉयर है। और उसके डैड भी बोलते हैं, ये सही कह रही है, हम तो पहले से ही खुशनसीब हैं कि हमें तुम जैसी इतनी प्यारी बहू मिली। सोयुन अपना बात फिर से कंटिन्यू करते हुए बताती है, लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं, हर रोशनी के पीछे एक काला साया भी होता है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कुछ महीने पहले का, जहां सोयुन एक हॉस्पिटल में होती है और कुछ पेपर्स पे साइन करते हुए अपने मन में ही बोलती है, मुझे नहीं पता था कि मेडिकल चेकअप्स भी शादी के प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। मेरी सोच से ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ रही है। मुझे तो अपनी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं पता। और उसका बॉयफ्रेंड भी वही होता है जो अचानक रोते हुए बोल रहा होता है, तुम लकी हो कि तुम्हारा ब्लड टाइप ओ है। सोयुन बोलती है, क्या? वो बोलता है, काश मेरा भी वही ब्लड टाइप होता। सोयुन उसे संभालते हुए बोलती है, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है? जिससे वो बोलता है, कुछ ऐसी बात नहीं है जिसे तुम परेशान हो, सॉरी। सोयुन बोलती है, चलो भी, हम अब एक फैमिली हैं, बताओ मुझे। फिर वो रोते हुए बोलता है, मेरी मॉम वो एक लीवर कैंसर से लड़ रही है। ये सुन के सोयुन को शौक लगता है। फिर वो बोलता है, मैंने सोचा था कि अगर मेरा उनसे ब्लड टाइप मैच हुआ तो मैं अपना लीवर उन्हें डोनेट कर दूंगा, लेकिन बदकिस्मती से मेरी फैमिली में किसी का भी ब्लड टाइप उनसे मैच नहीं हो रहा। वो लोग कहते हैं ब्लड टाइप मैच ना होने पर सर्जरी हो सकती है, लेकिन इतने सारे ट्रीटमेंट की वजह से मेरी मॉम काफ़ी वीक हो गई है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो
फिर कुछ देर बाद सोयुन एक फोटो पजल देख रही होती है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड और उनके मॉम डैड के साथ होती है। उस फोटो को देखकर वो अपने मन में बोल रही होती है, ये वही लोग थे जिन्होंने मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार इतना प्यार दिया। मैं उस प्यार को लौटाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार मिले। मैं ये मान लेना चाहती थी कि वही मेरी असली फैमिली है। ये सोचते हुए वो बोलती है, मैं एक और डिटेल टेस्ट करवाऊंगी। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां सोयुन उनसे बोल रही होती है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं मैच हो जाऊंगी। उसका बॉयफ्रेंड हैरान होकर बोलता है, सोयुन? उसकी मॉम भी रोते हुए बोलती है, ओह मेरी प्यारी बच्ची सोयुन, इतने बड़े ऑपरेशन के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। उसका बॉयफ्रेंड भी रोते हुए बोलता है, ओह गॉड। सोयुन को इस बात की खुशी हो रही होती है कि वो काम आएगी। अब कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां सोयुन एक बस में बैठी होती है और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही होती है, मैं जस्ट बस में चढ़ी, बहुत ट्रैफिक है, क्या तुम हॉस्पिटल पहुंच गए? तुम्हारी मॉम कैसी है? सॉरी, मैं जितना जल्दी हो सके वहां पहुंच जाऊंगी। पर वो उसके एक भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, जिससे वो अपने मन में बोलती है, लगता है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, मुझे उससे शादी की तैयारियां फिर से शुरू करने के बारे में बात करनी चाहिए। फिर वो बस से उतरते हुए सोचती है, मुझे लगता है इस बारे में बात करने का यही एक परफेक्ट टाइम है। जैसे कि अब सर्जरी बहुत अच्छे से हो चुकी है और उसकी मॉम भी अब बिना किसी प्रॉब्लम के रिकवर कर रही है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी मदर इन लॉ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम वेडिंग वेन्यू की डेट्स और रिजर्वेशन फिक्स कर लेंगे। मैं उससे आज इस बारे में बात करूँगी बाद में। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड की मॉम के रूम के बाहर पहुंचते हुए बोलती है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो खुद को संभालते हुए बोलती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझे ये बात जितने प्यार से हो सके उतने प्यार से बोलनी है ताकि उसके मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। वो अंदर जाने के लिए उस रूम का दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है कि उसे अंदर से हुई यू के मॉम की आवाज़ आती है, क्या तुमने उसका नाम योंजी चोई बताया? वो उसी लॉ फिल्म में काम करती है जिसमें तुम करते हो, है ना? वो कितनी प्यारी थी। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी उसका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या उसका अभी तक शादी नहीं हुआ? वो कितने साल की है? हुई युग बोलता है, वो 27 साल की है, जिससे उसकी मॉम बोलती है, वो सोयुन की ही एज की है। कितने अफसोस की बात है। ये सुन के सोयुन हल्का सा दरवाज़ा खोलते हुए अंदर जाकर देखती है। उसकी मॉम बोलती है, मुझे समझ नहीं आता तुमने सोयुन को क्यों चुना। तुम्हारे आसपास इतनी सारी सुंदर और कैपेबल लड़कियां हैं जो बड़े खानदान से आती है, जिनके दोनों माँ बाप जिंदा हैं। फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, उस तरह की औरतें आपको कभी अपना लीवर नहीं देती। ये सब कुछ सुन के सोयुन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।